नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। केरल के मुख्यमंत्री उमन चांडी को राहत, 2 महीने तक एफआईआर दर्ज करने पर हाई कोर्ट की रोक। चांडी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। असम गण परिषद के साथ गठबंधन की तैयारी में बीजेपी। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल लेंगे फैसला। कांग्रेस ने कहा उतर गया मोदी का जादू। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने क्रिकेट में लहराया जीत का परचम। टी20 का दूसरा मैच जीत, टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा। महिला टी20 टीम ने भी सीरीज की अपने नाम। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास। चेक जोड़ी को हराकर जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबलों में लगातार 36वीं जीत। और जीका से भारत समेत दुनिया भर में हड़कंप, निगरानी और बचाव के लिए भारत ने बनाई 2 समितियां। गर्भवती महिलाओं को अमेरिकी देशों की यात्रा न करने की सलाह। और आइए देखते हैं पहली खबर। जीका वायरस के खतरे से दुनिया भर में इस वक्त चिंता का माहौल है और इससे निपटने के लिए भारत ने भी 2 समूह बनाए हैं। तकनीकी समूह सरकार को सलाह देने का काम करेगा, वहीं संयुक्त निगरानी समूह हर सप्ताह समीक्षा बैठक करेगा। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के 2 दर्जन देशों में यह वायरस फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके तेजी से फैलने की चेतावनी भी जारी की है। अमेरिकी देशों में महामारी का रूप ले चुके जीका वायरस से निपटने के लिए भारत ने बचाव तंत्र को मजबूत बनाने का फैसला किया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग करने और एडिस मच्छर को पनपने से रोकने का फैसला हुआ। एडिस मच्छर से ही जीका वायरस फैलता है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं वो बैठ करके वर्ल्ड ओवर जो चल रहा है, दुनिया में जो इस विषय पर किया जा रहा है और भारत में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उस पर हमको रियल टाइम असेसमेंट देंगे। उनके अनुसार फिर हम उस पर कार्य करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने सर्वेलेंस बढ़ा दी है और सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया है। दरअसल जीका वायरस गर्भ में बच्चों के मस्तिष्क के विकास को रोक देता है। फिलहाल इस वायरस से ब्राजील सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहाँ पिछले साल अक्टूबर से अब तक 4000 से ज्यादा बच्चों का जन्म अविकसित मस्तिष्क के साथ हुआ है। भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने गर्भवती महिलाओं को अमेरिकी देश नहीं जाने की सलाह दी है। ये किसी भी आदमी को हो सकता है, किसी भी औरत को हो सकता है, लेकिन किसी को कोई ये इल इफेक्ट नहीं करता, ये डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर औरत प्रेग्नेंट है तो वो उसके बच्चे के ब्रेन को डेवलप नहीं होने देता। वो प्रेगनेंसी की स्टेज जहाँ बच्चा का ब्रेन डेवलप हो रहा है उसको डेवलप नहीं होने देगा, तो ब्रेन छोटा रह जाएगा और हो सकता है बच्चे की मौत भी हो जाए उसके साथ में। तो बच्चे के ब्रेन के लिए खतरनाक है। सो ये एडवाइजरी सिर्फ मदर के लिए नहीं है, देयर इज नो डेंजर टू द मदर, लेकिन इसलिए एडवाइजरी जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों को जीका वायरस से खास तौर पर सतर्क रहने को कहा है। इन देशों में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पहले से मौजूद हैं, जो एडिस मच्छर से ही फैलती हैं। जीका से बचाव के लिए फिलहाल कोई टीका या दवा नहीं है। The Zika outbreak was associated with neurological complications at a time when the virus was co-circulating with dengue. This was a unique feature, but it was difficult to interpret. जीका वायरस पहली बार 1947 में युगांडा के जंगलों में बंदरों में मिला था। भारत की बात करें तो यहाँ 1952-53 में ये वायरस मिला था। इसके बाद इससे जुड़ा कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और एक नजर जीका के सिम्टम्स पर और कैसे इसे बचा जा सकता है। जीका वायरस उसी मच्छर से फैलता है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है। जानकारों का मानना है कि मच्छरों को फैलने से रोककर इस वायरस से बचा जा सकता है। बच्चों और बड़ों में जीका के एक जैसे ही लक्षण होते हैं, जैसे बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में सूजन, जोड़ों का दर्द और शरीर पर चकत्ते होना।
इससे नवजात शिशुओं में माइक्रोसिफेली होने का खतरा है। इससे बचाव के लिए मच्छरों से बचना सबसे जरूरी है। इसके अलावा शरीर को ढककर रखने और हल्के रंग के कपड़े पहनने से इससे बचा जा सकता है। घर या आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें। बुखार, गले में खराश, जोड़ों में दर्द, आंखें लाल होने जैसे लक्षण नजर आने पर ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें और भरपूर आराम करें। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और जीका पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राजीव दास जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, चेयरपर्सन भी हैं सेंटर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में, जेएनयू में। स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो एक डर है उससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि ये सिर्फ प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है और एक आम इंसान के लिहाज से अगर इसके ख़तरे को देखें तो वो बहुत कम है। क्या वाकई ऐसा है? वाकई ऐसा है। जहाँ तक अभी तक का जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, जो उभरता हुआ तस्वीर है ग्लोबली, वो ये है कि 1 in 5 केसेस इज़ क्लिनिकल। और ये आमतौर पर वायरल बीमारियों में ऐसा ही होता है कि जितने अगर 100% लोगों को ये इन्फेक्शन फैलता है, उसमें से 1 in 5 यानी 20% का क्लिनिकली उसके सिम्टम्स होंगे। और जहाँ तक डेंगू चिकनगुनिया के साथ कंपैरिजन का सवाल है, जबकि जो क्लिनिकल पिक्चर जो है, जो तस्वीर जो है, वो एक जैसा ही है, लेकिन इसमें मौत का संभावना अभी तक नहीं पाया गया है। जो पाया गया है वो है 2 चीज़ें। एक, जिसका हमने जिक्र किया रिपोर्ट में, कि बच्चों में ये फैलता है, प्रेग्नेंट वेमेन में, लेकिन ये एग्जैक्टली किस स्टेज पे फैलता है, ट्रांसमिट होता है बच्चों में प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करते हुए, इस पे अभी तक ठोस जानकारी नहीं है। और दूसरा जो एक पॉसिबिलिटी है ब्राज़ील और कुछ और देशों में, और इसका हिस्टोरिकली भी इसका एविडेंस है, एक और सिंड्रोम है गुलेन-बारी सिंड्रोम, जो एक पैरालिटिक सिंड्रोम है और जो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक कंडीशन है। ये आशंका है कि ये वायरस इंक्रीज्ड गुलेन-बारी सिंड्रोम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो एक हिसाब से देखें तो ये इंपोर्टेशन का ख़तरा रियल है, क्योंकि ग्लोबली जिस स्केल में आजकल ग्लोबल ट्रैवल है, ये कभी ना कभी तो कम ज़्यादा हर देश में पहुंचेगा। तो इसलिए इंपोर्टेड केसेस के ऊपर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बार इंपोर्ट हो जाए तो स्प्रेड के और जो कंडीशंस है, यानी एडिस का मच्छर, वो हमारे देशों में पाया जाता है। तो जाहिर है कि ये ख़तरा जेन्युइन है। दूसरा जो मैं कहूँ संदेह या संशय है, उसको लेकर मैं क्लैरिटी चाहूँगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिहाज से ख़तरनाक है, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, क्या वहाँ पर भी इसका अटैक हो सकता है? इस तरह के कोई केसेस आपको दिख रहे हैं या फिर जब तक जानकारियाँ मिल रही हैं? अब तक की जो जानकारी है वो यही है कि बच्चे जिनका जन्म हो रहा है, जिनके मदर को ये इन्फेक्शन हुआ था, उन बच्चों में माइक्रोकेफेली है, यानी उनका हेड का जो साइज़ है वो स्मॉल है। और हेड का साइज़ जब स्मॉल होता है तब ब्रेन भी डेवलप नहीं कर पाता है, और कुछ और अंग में भी फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ पाया गया है। तो इसलिए अगर आप CDC का एडवाइजरी देखें तो वो एडिशनली अल्ट्रासाउंड के द्वारा मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं उन महिलाओं के लिए जिनके ट्रैवल की हिस्ट्री है इन देशों में, और 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ ट्रैवल, यानी 2 हफ्ते ट्रैवल के 2 हफ्ते के अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स हैं ज़िका वायरस के सिम्टम्स के। नॉट ऑल वीमेन अक्रॉस द बोर्ड। अब राइस, मैं आता हूँ कि जिस तरीके से जो सबसे बड़ा मैं कहूँ इस वक्त ख़तरा यहाँ से शुरू हुआ है ब्राज़ील, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, इसके पीछे कारण क्या आपको दिख रहा है? क्योंकि मैं कहूँ कि WHO की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे तेज़ मैं कहूँ कि जो संक्रमण है वो शायद ज़िका का नज़र आ रहा है उन्हें। वो ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, यहाँ ये लगभग पिछले 2 साल से सर्कुलेट कर रहे हैं। और ब्राज़ील जैसा देश है जहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी संख्या में है, एक बड़ी पॉपुलेशन में इट स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्टर, यानी एक इनर्शिया, एक स्पीड पकड़ लेता है, और शायद हम उसी फेज़ को अभी देख रहे हैं। अभी तक ये आइसोलेटेड
स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ में थे। अब तक की जो हिस्ट्री है वो ज़्यादातर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ में है, लेकिन ये पिछले एक साल में ये कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ कंट्रीज़ को ही अफेक्ट किया है। और ब्राज़ील एक बिग पॉपुलेशन के स्टेट है। ब्राज़ील में पर्टिकुलरली जहाँ जिन एरियाज़ में अफेक्टेड है ये डेंसली अर्बनाइज्ड एरियाज़ हैं, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मच्छर ज़्यादा है, ये येलो फीवर एंडेमिक जोन भी है, तो यहाँ से ये स्प्रेड अब पकड़ लिया तेज़ी। और ब्राज़ील के लिए आगे जो चिंता की विषय है कि आगे वहाँ ओलंपिक्स है कुछ महीनों में, बिल्कुल। तो वहाँ स्प्रेड की भी आशंका है और जाहिर है कि दुनिया भर से लोग वहाँ आएंगे, तो ये इंपोर्ट अपने अपने देशों में ही इंपोर्ट हो सकता है। अब सवाल ये कि अगर भारत की जनसंख्या और यहाँ के क्लाइमेट को देखें तो कितना ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है वो सूटेबल दिखता है जीका जैसे वायरस के लिए, और या फिर जिस तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ आप देख रहे हैं उन नज़र से देखें तो क्या हम सही तरीके से खुद को तैयार कर पा रहे हैं या सरकार तैयार करती नज़र आ रही है? जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है, ये कभी भी कहीं भी स्प्रेड कर सकता है। सर्वेलेंस की बात हुई थी, अगर सर्वेलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अगर अर्ली डायग्नोसिस होते हैं, उसको आइसोलेशन करते हैं तो कहीं कुछ हद तक हम इसको लिमिट कर सकते हैं, पर ये एक्चुअली थियोरेटिकल बातें हैं। ये एक्चुअली थियोरेटिकल बातें हैं। इस समय जो मुश्किल है कि इसके कोई कमर्शियल डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अमेरिका में जो है वो CDC में सैंपल डायरेक्टली भेजना पड़ रहा है थ्रू द गवर्नमेंट, बाकी जगह ना इस समय डायरेक्ट कोई कमर्शियली अवेलेबल किट नहीं है, तो डायग्नोसिस के लिए वो ज़रूरी है। इन जनरल क्या होता है, किट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि किट अवेलेबल भी हो जाए, बट राइट नाउ ऑफ द शेल्फ कोई डायग्नोस्टिक किट नहीं है। और इसका जो क्लिनिकल पिक्चर है वो काफ़ी मिलता जुलता है बाकी वायरस से। हमारे देश डेंगू एंडेमिक है। इवन जो टेस्ट CDC में हो रहा है, जो IgM टाइटर का मेजर करते हैं, ये बहुत क्लियर गाइडलाइन है उनका कि इन अ डेंगू एंडेमिक कंट्री दैट कंसंट्रेशन हैज़ टू बी ग्रेटर देन 4 times द डेंगू एंटीबॉडी। यानी कई इफ्स एंड बट्स है डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का। क्लिनिकली ये बाकी इन बीमारियों से मिलता जुलता है। तो सर्वेलेंस तो हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली पिन पॉइंटिंग द डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट अनलेस कोई डायग्नोज्ड अवस्था में विदेश से आ रहे हैं, जैसे एबोला में हुआ था कि वो डायग्नोज थे, उनको हमने स्क्रीन के एयरपोर्ट में और पाए गए। अब अगर इन्फेक्शन आ जाता है उसके बाद इन्फेक्शन स्प्रेड करने का जो कंडीशंस हैं वो पर्याप्त परिमाण में अवेलेबल है। ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारे पास डायग्नोस करने की किट फिलहाल नहीं है। ये हमारे पास की बात नहीं, ये विश्व भर की बात ये है। दुनिया के देशों में, और इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इसे रोका कैसे जाए फैलने से। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। थैंक यू। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की सर्वाधिक हित संरक्षण करने वाली सरकार है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं वहां पर जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को बढ़ाने की कोशिश होती है, एक साजिश होती है। आपके प्रश्न में सत्यता का अंश तो है ही। हैदराबाद की घटना को उदाहरण के तौर पर लें, गहलोत साहब को सही समय पर सही इंटरवीन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है। सोलर घोटाले मामले में केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को राहत मिल गई है। केरल हाई कोर्ट ने चांडी और राज्य के ऊर्जा मंत्री अरियादन मोहम्मद के खिलाफ FIR दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। चांडी ने सभी आरोपों को गलत करार दिया है, लेकिन विपक्ष अब उनके इस्तीफे की मांग पर कायम है। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी के लिए शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट से अच्छी खबर आई। 24 घंटों के भीतर उन्हें राहत मिल गई। सोलर घोटाले में गुरुवार को त्रिशूर की विजिलेंस कोर्ट ने उनके खिलाफ जो FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे
उस पर अब 2 महीने के लिए रोक लग गई है। मुख्यमंत्री चांडी और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी अरियादन मोहम्मद ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। Allegations are coming at the same time they are all vanishing with high speed. Yesterday, what is the position in Kerala? What is the position? But what about today? This is an unprecedented verdict of the court. Why? केरल में यूडीएफ गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी का भी चांडी को पूरा समर्थन हासिल है। There is no occasion to adhere to or subscribe to the malicious allegations in times when elections are so near and allegations for political benefit are flying thick and high. लेकिन केरल में विपक्षी एलडीएफ के साथ बीजेपी ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और चांडी के इस्तीफे की मांग की। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या ओमन चांडी जी के पास कोई और विकल्प है सिवाय रेजिग्नेशन देने के? इस रेजिग्नेशन में देरी क्यों हो रही है, ये हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। He has no moral right to continue to be the chief minister. UDF stands thoroughly exposed as far as corruption is concerned. सोलर घोटाले का मामला दरअसल 2.5 साल पुराना है। मामले में मुख्य आरोपी सरिता नायर ने सोलर घोटाले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के सामने कहा था कि मुख्यमंत्री चांडी के करीबी ने उनसे 7 करोड़ रुपए मांगे थे और उन्होंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए दिए भी थे। सरिता के इसी बयान के आधार पर त्रिशूर सतर्कता कोर्ट ने चांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रभात उत्तर प्रदेश की, जहां पर विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत आज अवरोध के साथ हुई। राज्यपाल राम नाईक को गतिरोध के बीच ही भाषण पढ़ना पड़ा। बीजेपी को छोड़कर समूचे विपक्ष ने कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की बदहाली तक के मुद्दे उठाए। अखिलेश यादव सरकार के आखिरी बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी को छोड़कर पूरे विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मामला जोर शोर से उठाया। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में सभा राज में अंधेर नगरी चल रही है, राज्यपाल जी उस पर मुहर लगाने के लिए आए थे, जिसका हम सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ, पूरे विरोध दल के साथ बहुजन समाज पार्टी ने उसका प्रतिवाद किया, विरोध किया। अवरोध के बीच राज्यपाल राम नाईक ने करीब 20 मिनट तक अभिभाषण दिया। उन्होंने अखिलेश यादव सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अवरोध को शर्मनाक बताया। विधानसभा में विपक्ष ने जो भी किया है वो अत्यंत दुखद था, क्योंकि राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण पढ़ा था, उनको शालीनता पूर्वक उनकी बातों को सुनना चाहिए था, जबकि वो बार बार अनुरोध भी कर रहे थे। इस बार राज्यपाल के प्रोटोकॉल को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी दिखी। राज्यपाल को नए प्रोटोकॉल के तहत राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन विधानमंडल में उनका स्वागत पुराने प्रोटोकॉल से ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में इस साल होने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी जोर शोर से जुट गई है और इसके लिए बीजेपी असम गण परिषद के बीच बातचीत भी आखिरी दौर में है। इससे पहले गुरुवार को पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी। माना जा रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल को चेहरा बनाकर बीजेपी युवा वोटरों को लुभाना चाहती है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दरअसल पार्टी दिल्ली और बिहार के कड़वे अनुभव के बाद इस चुनाव में स्पष्ट रणनीति के साथ उतरना चाहती है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा आगे किया है। फिलहाल असम में बीजेपी के सिर्फ 6 विधायक हैं और 126 विधानसभा सीटों के लिए इसी साल मई महीने तक चुनाव होना है। सबको साथ लेकर हम असम की जनता की आशीर्वाद मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि सुशासन और डेवलपमेंट के सिलसिले में जनता अगली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सत्ता में लाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद असम चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। पार्टी राज्य में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर भी बात कर रही है। इस सिलसिले में पार्टी नेता असम गण परिषद के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को कोकराझार और गुवाहाटी में जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है।
जो 15 साल तक कुछ कर नहीं पाए, 10 साल जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, उस प्रदेश को आज अपनी समस्याओं की गिनती करनी पड़े, ये अपना खुद का ही विफलता का वो दस्तावेज है और कुछ नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का फैसला पार्टी की मजबूरी के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों के सिर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुमार उतर रहा है। उन्हें मालूम है आसाम में चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी और उनका भरोसा दिल्ली और बिहार के बाद डगमगा गया है नरेंद्र मोदी जी का। वो अब विश्वसनीय चेहरा नहीं रहे, वो ऐसी कमोडिटी नहीं रहे जिसके नाम पे चुनाव जीता जा सके। अगले कुछ महीने में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं असम में ही नजर आती हैं। बीजेपी के पास सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कई वजह हैं। सर्बानंद 2012 और 14 में असम बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए पार्टी का मानना है कि राज्य इकाई में उनकी मजबूत पकड़ है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की 14 में से 7 सीटें मिली थीं। इसका श्रेय भी काफी हद तक सोनोवाल को मिला था। केंद्र सरकार में खेल मंत्री सोनोवाल निजी तौर पर फुटबॉल और बैडमिंटन के खिलाड़ी भी रहे हैं और पूर्वोत्तर के लोगों का फुटबॉल प्रेम किसी से छुपा नहीं है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में करीब 30,000 मीट्रिक टन कचरा जमा हो गया और 1.5 लाख निगम कर्मचारियों की हड़ताल से पिछले 3 दिन से ये कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। कर्मचारियों ने हड़ताल को अनिश्चितकालीन करने की अब चेतावनी भी दी है। ये लक्ष्मी नगर के व्यस्त चौराहे की तस्वीर है। हड़ताल के तीसरे दिन अपना विरोध तेज करते हुए एमसीडी के हड़ताली कर्मचारियों ने यहाँ कचरे का ढेर लगा दिया। इससे ट्रैफिक की समस्या तो हो ही रही है, यहाँ से गुजरने वालों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। निगम कर्मचारियों की हड़ताल के तीसरे दिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली कूड़े का ढेर बनती जा रही है। ये लक्ष्मी नगर चौराहा है जहाँ पर कूड़ा चारों तरफ से फैला हुआ है और निगम कर्मचारियों ने इसे यहाँ पर डाल दिया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। लक्ष्मी नगर जैसा ही हाल दिल्ली के करीब करीब सभी सड़कों का है। हम जो दुकानदार हैं यहाँ पर, जो दुकानदार बिजनेस कर रहे हैं, वो मंदे की मार से जूझ रहे थे पिछले 10 सालों से। लगभग जो पार्किंग की समस्या है बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली जो ये दोबारा 1 साल में तीसरी बार जो ये गंदगी का ये आलम जो शुरू हुआ है, इसकी वजह से व्यापार और ज़्यादा बाधित हो रहा है हमारा। बीमारियां जो नई नई पनप रही हैं यहाँ पर, जो बीमारी की वजह से लोग कस्टमर आने में कतराते हैं। यहाँ पर दुकानदार जो है सारे दिन यहाँ पर खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। शुक्रवार को हड़ताली कर्मचारियों ने सिविक सेंटर पर प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के साथ केंद्र के खिलाफ भी नारेबाजी की। हालांकि सरकार का दावा है कि उसने तीनों नगर निगमों को इस साल 2000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन निगम का कहना है कि उसे 3000 करोड़ मिलने थे, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए ही मिले। दिल्ली की जनता हमें पूरा समर्थन कर रही है। जब उन्हें स्थिति पता चल रही है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला, तो उनकी सहानुभूति हमारे साथ हैगी और वो कह रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। और सरकार को या केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को कोई ठोस निर्णय लेकर के ये जो सैलरी वाला मामला है और तीनों निगम को एक करने का मामला, इसका शीघ्र समाधान करना चाहिए। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें करीब 60,000 सफाई कर्मचारी हैं। इनके हड़ताल पर जाने की वजह से दिल्ली में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शिक्षक, डॉक्टर और नर्सों के भी हड़ताल में शामिल होने से दिल्ली वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। प्रभात शेयर बाजार की जहां पर आज उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 401 अंक ऊपर चढ़कर 24,871 पर बंद हुआ। निफ्टी में 139 अंकों की बढ़त के साथ ये 7,564 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में कारोबार आज गिरावट के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही बाजार संभल गए। एशिया और यूरोप के बाजारों की तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। जापान में ब्याज दरों में कटौती से बाजार को फायदा मिला। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 25 बढ़त के साथ बंद हुए। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने टेनिस के ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। दुनिया की इस नंबर 1 जोड़ी ने एंड्रिया लाविचकोवा और लुसिया रेडिस्का को सीधे सेटों में हराकर यह खिताब अपने नाम किया। सानिया हिंगिस के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबलों में लगातार 36वीं जीत है, जबकि इस जोड़ी का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। मेलबर्न में लगाए गए इस शानदार शॉट के साथ सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। 2019 के 20 ओलंपिक खेलों में 20 स्वर्ण और 11 रजत पदक जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। 2019 के 20 ओलंपिक खेलों में 20 स्वर्ण और 11 रजत पदक जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। 2019 के 20 ओलंपिक खेलों में 20 स्वर्ण और 11 रजत पदक जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। 2019 के 20 ओलंपिक खेलों में 20 स्वर्ण और 11 रजत पदक जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। 2019 के 20 ओलंपिक खेलों में 20 स्वर्ण और 11 रजत पदक
उन्होंने 7वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की एंड्रिया लाविचकोवा और लुट्सिया रेडिस्को को 7-6, 6-3 से हराया। हालांकि पहले सेट में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस का हौसला बढ़ाती नजर आईं, जिसके बाद दोनों ने मिलकर बाजी पलट दी और दूसरे सेट में ये खिताब अपने नाम कर लिया। It's a great performance, winning 3 Grand Slam in a row. Especially Sania joined Martina Hingis. She's a different player, and it is a good thing because she is playing somebody world champion, also a hell of a good player, very good temperament. सानिया मिर्जा का ये 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। मार्टिना हिंगिस के साथ सानिया का ये 3रा ग्रैंड स्लैम खिताब है। पिछले साल सानिया हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन और यूएस ओपन के खिताब अपने नाम किए थे। सानिया हिंगिस की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबलों में लगातार ये 36वीं जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार का बदला भारत ने टी20 में एक तरफा जीत दर्ज करके ले लिया। मेलबर्न में आज खेले गए टी20 के 3 मैचों की सीरीज में लगातार दूसरे मैच में जीत हासिल कर भारत ने श्रृंखला अपने नाम कर ली। टीम इंडिया से मिले 185 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत मिली, लेकिन टीम एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन ही बना सकी और भारत ने ये मैच 27 रन से जीत लिया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि इससे पहले ओपनर रोहित शर्मा ने 60 और शिखर धवन ने 42 रन बनाकर पहले विकेट के लिए 97 रनों की बड़ी साझेदारी की। इससे पहले भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-4 से हार हुई। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के मैदान में भारत के लिए दोहरी खुशी का दिन रहा। पुरुषों के क्रिकेट की ही तरह महिला टी20 मैच में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया टीम को लगातार 2 मैचों में हराते हुए 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। खास बात यह रही कि मैच ऑस्ट्रेलिया के उसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ जिसमें पुरुषों का आज का मैच खेला गया। भारतीय टीम ने बारिश से प्रभावित दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा अंदाज में डकवर्थ लुईस नियम से 10 विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में ओवरों की संख्या को घटाकर 18 किया गया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का मौका दिया और मेज़बान टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 125 रन ही बना पाई और भारत को डकवर्थ लुईस नियम से 10 ओवर में 66 रन का लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में टीम ने 9.1 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए 69 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।